स्वागत है चौपाल आईडीआर में। आईडीआर के चौपाल के ये जो तीसरा सीजन है इसमें, और मैं हूँ आपकी साथी जूही मिश्रा। और मेरे साथ आ चुकी हैं अब हमारी स्पेशलिस्ट, हमारी विषय विशेषज्ञ वैशाली जनार्दनन। तो हेलो वैशाली, आपका स्वागत है। हेलो। हाय। हाय जूही, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम शुरू कर सकते हैं छोटे से एक परिचय के साथ में। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आज सारा समय वैशाली का होगा। तो आइडिया में मैं आइडिया की एडिटोरियल टीम का हिस्सा हूं, और इस काम के दौरान जमीनी संस्थाओं के साथ में हमारी लंबी बातचीत होती है। हम समझते हैं उनकी कहानियों को और उनकी चुनौतियों को, और यहीं से हमें समझ आया कि फंड रेजिंग एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत गहराई से बात किए जाने की जरूरत है। बहुत सारी जमीनी संस्थाएं हैं जिनकी समझ इस पर मजबूत बनाने की जरूरत है, और आज इसीलिए वैशाली हमारे साथ में है। अ, वैशाली आत्मा संस्था के साथ में जुड़ी हुई हैं, लंबे समय से वे काम कर रही हैं। विकास सेक्टर में काम करते हुए वैशाली को पूरे 14 साल हो चुके हैं, और इस दौरान उन्होंने बाल अधिकार, महिला हिंसा और दूसरे जरूरी विषयों पे काम किया है। आत्मा संस्था के साथ में काम करने के दौरान वैशाली की बहुत अच्छी समझ बनी जमीनी संस्थाओं और फंड रेजिंग जैसे विषय को लेकर के, और आज इसीलिए वो हमारे साथ हैं। तो वैशाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ढेर सारे सवाल हैं, यूं तो हमारे पास में फंड रेजिंग विषय ही ऐसा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और सीधे मुद्दे पर आऊंगी, और आपसे समझना चाहूंगी कि जो फंड रेजिंग विषय है, ये जो फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी की हम जो बात करते हैं, ये किसी भी संगठन के मिशन और विजन के लिए क्यों इतना जरूरी है? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जूही। आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अब मैं सबसे पहले शुरुआत ये करना चाहूंगी कि हम आत्मा में बहुत सारे संस्थाओं के साथ काम करते हैं, संगठनात्मक विकास के ऊपर, है ना, ओडी जिसको हम कहते हैं। तो बिल्कुल। हम लोग फंड रेजिंग, मतलब मैं फंड रेजिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे एनजीओ के साथ काम किया है इस चीज पर, और खास करके आज का जो मुद्दा है फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी। हम बहुत खुश है कि आपने ये लिया ये टॉपिक, क्योंकि सभी को फंड्स तो और चाहिए, है ना, जो बड़े एनजीओ है बिल्कुल। उनको भी चाहिए, जो बिल्कुल। छोटे एनजीओ उनको भी चाहिए। जो जी। आपका सवाल था कि फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी, जैसे योजना करना फंड रेजिंग में जरूरी क्यों है, हम्म। वो हमने भी काम करके बहुत सारा देखा है कि इससे फर्क क्या पड़ जाता है। तो मैं कुछ वो शेयर करना चाहूंगी, और कुछ अनुभव भी हमारे जो साथी हैं उनके साथ। जी। अम, तो स्ट्रेटेजी बनाने से एक चीज जो हो जाती है कि आप सबसे पहले फंड रेजिंग में अक्सर ये हो जाता है कि हम जैसे आ रहा है वैसे करते रहते हैं, हाँ। और एक हमेशा एक फीलिंग रहती है कि एक फायर फाइटिंग वाली फीलिंग रहती है ना। अब अगला कब आएगा, अब अगले साल के लिए, अब अगले महीने के लिए कब आएगा। तो ये जो चीज है ना, अगर इससे हमें हटना है तो हमें योजना बनानी पड़ेगी। मतलब बिल्कुल। सिंपल सी बात है। तो फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी बनाने से आपके फंड्स बढ़ जाएंगे अगले साल तक, ऐसा नहीं है, हाँ। लेकिन आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा। आपका जो प्लानिंग है, जो भी नियोजन है, वो सारी चीजें और इम्प्रूव हो जाएंगी। हम्म। संस्था में हमने ये रेगुलरली देखा है होते हुए, बहुत छोटे से संस्था से लेके बहुत ओल्ड मैच्योर संस्थाओं में भी फंड रेजिंग की जो एक्टिविटी है वो बहुत सिस्टमैटिकली नहीं होती है। हम्म। जैसे मैं कुछ मेरे टीम मेंबर से भी बात कर रही थी, और वो अपना अपना अनुभव भी शेयर कर रहे थे। तो एक महाराष्ट्र की एक एनजीओ है, बहुत बड़ी संस्था है, और उनकी प्रोग्राम प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन बहुत ही ऑन पॉइंट है। मतलब बहुत सारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं। लेकिन उन्होंने जब फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी पे हमारे साथ काम किया, तो उन्होंने एक चीज कही कि हमें पता ही नहीं था कि इतने सारे कंपोनेंट्स हैं इसमें। तो हम हाँ। कंपोनेंट्स पे भी बात करेंगे आगे जाकर। तो एक ये चीज एक एटीट्यूड शिफ्ट लाता है। हम्म। दूसरी चीज है कि आपको प्रोएक्टिव होना है प्लानिंग में। ये हम्म। नहीं कि फंड आएगा तब हम प्रोजेक्ट कर पाएंगे। बहुत हम्म। सारे एनजीओ इसमें जूझते हैं, इसमें अटक बिल्कुल। जाते हैं। लेकिन बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे डोनर से जुड़े जो आपके विजन और मिशन, ना कि सिर्फ प्रोजेक्ट गोल्स और इंटरवेंशन, 1 साल 2 साल 3 साल, इससे अगर आपको आगे बढ़ के जोड़ना है लंबे समय तक, हमें लोगों को भी जोड़ना है ना, हम हम्म। कंपनियां तो नहीं चला रहे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हम चाहते भी हैं कि और लोग भी जुड़े हमारे मुद्दे से। तो हम्म। उसके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक स्ट्रेटेजी रखें, और सही प्रकार के डोनर्स हम ढूंढ पाए। ढूंढ पाए, तो बिल्कुल। इसके लिए आई होप आपका सवाल का जवाब दे पाई मैं।
तो जी हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, ये हमने इतना समझा कि ज़रूरी है किसी भी संस्था के लिए फंड रेज़िंग स्ट्रैटेजी, ताकि वो प्लानिंग अभी के लिए ना हो, आने वाले साल के लिए भी हो। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं, एक फंड खत्म हो चुका है और फिर अब हम्म, हम एक नई तैयारी कर रहे हैं। तो वो एक प्लानिंग बिल्कुल हमारी चलती रहनी ज़रूरी है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इसी स्ट्रैटेजी की बात हम आगे बढ़ाते हैं और हम समझे कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो एक स्ट्रैटेजी को बेहतर और मजबूत बनाती हैं, तो हमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको मैं 2 भाग में आंसर करूँगी। तो पहले तो जी। है कि हम स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें हाँ। अलग-अलग भाग क्या होते हैं, हुँ, अ, वो वो हम समझ लेते हैं पहले, है ना? तो हम बिल्कुल। जब फंडरेजिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इसका कोई ऐसे स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, पर हुँ, आत्मा में हमने इतने सालों से मतलब तकरीबन 20 साल से हम काम कर रहे हैं, तो हमने ये डेवलप किया कि ये इतना तो सभी के लिए काम आ जाता है, ठीक है? जी। अगेन हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल है तो हम शेयर कर रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तय करने हैं। मतलब हुँ, आपके जो भी गोल्स होंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइज, मैं बार-बार ऑर्गेनाइजेशन कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार हम प्रोग्राम और प्रोजेक्ट वाइज चलते हैं, हुँ, कि गवर्नमेंट बिल्कुल, फंडिंग है इसके लिए इतना कर लिया। नॉट बिल्कुल। दैट, बट ऑर्गेनाइजेशनली आप कहाँ जाना चाहते हैं, हुँ, तो वो अगले 2 से 3 साल या 5 साल, या अगर आपने अभी-अभी स्टार्ट किया है तो 1-2 साल तक का भी आप सोच सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सोचना है कि क्या मुझे टीम बढ़ाना है अपना? इसका मतलब है कि मुझे और लोग हायर करने हैं, या मुझे और वॉलंटियर्स हायर करना है, या इंटर्न्स हायर करने हैं, ठीक है? तो लोगों के ऊपर हो गया। सॉरी, इसके पहले सबसे पहले कि आपको क्या, आपके जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ानी है क्या? जैसे हुँ, आप एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं या एक गांव में काम कर रहे हैं, क्या आप उसको बढ़ाना चाहते हैं हुँ, अगले 2 से 3 साल में, या फिर प्लान है कि एक ही गांव में आपको डीप काम करना है? तो ये आपके इंटरवेंशन पे डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल। आपने तय कर लिया, और इसके बाद आप तय करेंगे कि भाई जगह, आपको जगह बढ़ानी है कि नहीं, इंटरवेंशन एरिया अपना बढ़ाना है कि नहीं। तो इससे हुँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एक बार सामने आ जाएंगे कि हम ये चीजें करना चाहते हैं। ठीक है, हुँ, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन ये भी करना चाहती है कि हम जिस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं उस पर रिसर्च ही नहीं है ना, उसके ऊपर कोई डेटा नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं है, तो हम वो भी करना चाहते हैं। तो ऐसी भी चीजें हो हुँ, सकती हैं कि आप कुछ नया इंटरवेंशन टाइप भी आप जोड़ना चाहते हैं। तो पहले हुँ, टीम के साथ डिस्कस करके आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अम, बिल्कुल। तो ये आपके गोल सेटिंग होगी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। जी। इससे फिर बाद में क्या होगा, इवेंचुअली हमें पता चलेगा कि आपको हर चीज के लिए पैसे भी तो लगेंगे ना, हाँ, अलग बिल्कुल। तरीके के। तो हाँ, इसीलिए हम सबसे पहले ये करते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं कि इस चीज के लिए कितना, लगभग कितना हर साल कितना लग सकता है। तो हम हाँ, क्या जनरली खर्च या सोचते हैं कि बजट की हम एक तरह से बिल्कुल, योजना बना बिल्कुल। सकते हम हैं। हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मे बी 2 साल 3 साल का तो मिनिमम बनाइए। हाँ, अगर बिल्कुल। आप ऑलरेडी इसमें थोड़ा-सा यूज़्ड टू हैं, तो एटलीस्ट 5-6 साल का बनाइए, तब आप और अच्छे से आप प्लानिंग कर पाएँगे। हुँ, राइट? बट उससे बहुत ज़्यादा लंबा हो नहीं पाता है, तो ये पहला हुँ, स्टेप हो गया गोल्स का। इसके बाद एक इंटरनल असेसमेंट करना चाहिए, और वो भी 2 प्रकार के हैं। तो एक विश्लेषण होगा कि आपका पास्ट डोनेशंस क्या रहा है, हुँ, एटलीस्ट पिछले 3 सालों का। हुँ, ठीक है? अगर आप छोटी संस्थाएँ अभी शुरू हुआ है तो आप शुरुआत से का कर लीजिए, और हुँ, अगर आपका पहला साल है तो बहुत बढ़िया है, आप अभी से उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दीजिए। ये मेरी सलाह रहेगी। तो आप पिछले 3 साल का आप एक ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सेल में कुछ फैंसी टूल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हुँ, बस लिख डाउन करना है कि किसने आपको कितना पैसा दिया है, अगर हो हुँ, सके तो कौन-से महीने में। मतलब बिल्कुल। साल के कौन से क्वार्टर में आया है, ये क्यों हुँ, है ज़रूरी वो मैं बताती हूँ, और वो कौन से टाइप का डोनर है। अभी ठीक है। टाइप्स ऑफ डोनर्स के लिए हम 1 मिनट लेंगे समझने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि अलग-अलग प्रकार के डोनर्स होते हैं, राइट? हुँ, तो कुछ होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट? हुँ, जो नॉर्मल हमारे जैसे हम सभी होते हैं, जो हम थोड़ा-थोड़ा देते हैं, 500 भी देते हैं, 1000 भी देते हैं, कोई 1 लाख भी देता है, राइट? तो ये हो गई रिटेल फंड रेजिंग इसको कहते हैं, जो हम क्राउड फंडिंग के या और अलग-अलग माध्यम से हम हाँ, इनसे बिल्कुल। जुड़ते हैं, राइट? और एक फिर हो जाते हैं एचएनआई, जिसको बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हुँ, राइट? जो मतलब इसका कोई प्रॉपर फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जो काफी जिनकी इनकम ज्यादा है, राइट? हुँ, तो हुँ, वैसे कुछ लोग हो जाते हैं जो फिलैंथ्रोपिस्ट भी होते हैं, जिस तरह के उस तरह के इंडिविजुअल्स, लेकिन मतलब जस्ट ठीक है, इनका इनका देने की क्षमता इनकी ज्यादा होती है बेसिकली, ठीक है, ओके। ठीक है, और फिर बिल्कुल। सीएसआर होते हैं, ऑफ कोर्स ये सभी जानते हैं। जी हाँ, और गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग एक और होती है, जी। राइट? जैसे अम, अम,
विप्रो के सीएसआर भी है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग भी है, अजीम प्रेम जी जैसे फाउंडेशन है वो भी है, राइट, आरएनपीएफ, ऐसे कई सारे फाउंडेशंस हैं, तो ये हो जाते हैं। और फिर आते हैं लोकल बिजनेसेस और लोकल फैमिली फाउंडेशंस भी होते हैं, हम्म इनको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट ये ज्यादा जरूरी है, इनको भी हम्म देखना। तो ये अलग अलग डोनर टाइप है। तो जब आप अपना विश्लेषण कर रहे हैं कि हमें पिछले 3 सालों में किन किनों ने पैसे दिए और कितने दिए हैं, राइट, कितने हम्म फंड दिए हैं, तब आप ये टाइप भी डालकर रखिए वहां पर। और फिर हम्म इसका बहुत सिंपल तरीके से हम ये करते हैं एक्सेल पे। तो और अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, हमारा ये कहना है। तो और अगर चाहे तो लोग जुड़ सकते हैं हमसे बाद में और हम टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं। तो जी वहां पर एक सिंपल सा एक टेबल आ जाता है जो आपको हम्म बताता है कि आपका ट्रेंड क्या रहा है। फिर आपको पता चलेगा पिछले कि परसेंटेज, एग्जैक्टली, तो आपका पिछले परसेंटेज, पिछले कुछ सालों में क्या ट्रेंड चला आ रहा है। एग्जैक्टली पता हाँ चला कि ठीक है, जैसे कोविड में बहुत लोगों का शूट अप हुआ है ना, कुछ हाँ प्रकार के इसका, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर से डाउन हो जाता है। तो आपको वो भी देखना है कि कौन से समय पे क्या आया है। और जो क्वार्टर वाइज मैं कह रही थी ना, तो आपको समझ हम्म में आएगा कि ठीक है, हमें सीएसआर हमारा 30% ही है, ठीक है, हम्म लेकिन मेहनत हमारी बहुत ज्यादा जाती है वहां पे कन्वर्ट करने में। हम्म लेकिन वो हमारा बजट का सिर्फ 30% देते हैं, 30% बड़ी हम्म चीज है लेकिन पूरी नहीं है, राइट। फिर हमें देखना है कि और कहाँ आ रहा है। ओके, हम्म कुछ कुछ संस्थाएं जब हमने ये ट्रेंड एनालिसिस किया है, उनको फिर समझ में आया कि अरे हम तो इतनी एफर्ट मारते हैं एक प्रकार के डोनर के लिए, लेकिन वो तो हमारे आ ही नहीं रहे हैं, हम्म और जो आ रहे हैं शायद हमें वहां पर और डालना चाहिए। तो इस तरह से फिर वो अपने स्ट्रेटेजीज अलग बढ़ाते हैं या करते हैं। हम्म और आप वाटर वाइज अगर डालेंगे उसको, तो फिर आपको ये भी पता चलेगा कि फंडिंग साइकिल्स क्या है, हम्म और हमेशा हमारे पास कब फंड्स रहते हैं, ताकि आप अगेन आपकी प्लानिंग में मदद करने के लिए ये काम आ जाता है। बिल्कुल। फिर ये करने के बाद एक और इंटरनल असेसमेंट करते हैं जो स्वॉट सभी लोग जानते होंगे, हाँ स्ट्रेंथ, बिल्कुल। वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर करते हैं, लेकिन हम जब करवाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि आप फंड रेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। तो आप और आपकी टीम की क्या फंड रेजिंग कैपेसिटी है, तो उसमें फिर स्ट्रेंथ वीकनेस में बहुत लोगों को पता चलता है कि अच्छा, हमारे एक्चुअली फाउंडर के तो बहुत पर्सनल नेटवर्क है, हम बात ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें फिर उसमें से निकल कर आती, बट फंड रेजिंग के एंगल से आप स्वॉट करते हैं, राइट। और उसके बाद फिर आप तय करोगे कि आपका स्ट्रेटेजी इस साल, आने वाले साल के लिए क्या रहेगा, या आने वाले 2 साल के लिए। कोई कहेगा कि हाँ, हमें सीएसआर को फोकस करना चाहिए, या हमारा जो ये प्रोग्राम है वो सीएसआर के लिए बहुत सूटेड है, लेकिन ये वाले के लिए हमें इंडिविजुअल डोनर्स लाना ज्यादा जरूरी है, राइट, क्योंकि सीएसआर बहुत रिस्ट्रिक्टेड फंड देते हैं, मतलब जो है उतना खत्म करना पड़ता है, बाकी में थोड़ा और ज्यादा फ्रीडम होता है और ज्यादा आजादी रहती है चीजें करने के लिए। तो वो उस तरीके से फिर प्लानिंग होती है, और फिर हम सजेस्ट करते हैं कि आप क्वार्टरली फंड रेजिंग गोल्स बनाएं 1 साल के लिए। आपके वो अच्छा गोल्स फिर 1 साल के ठीक है बनेंगे, ठीक ठीक है। है। तो हमने शुरू किया बड़े से, और फिर फनल करके फिर हम एक में आते हैं, उसके एक बाद साल। हम प्लान बनाते हैं। और हम्म वो प्लान बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रेटेजी तो हो गया कि हम किसको टारगेट करेंगे, किस प्रकार के डोनर को और कब, है ना। कुछ कुछ डोनर्स होते हैं जो फेस्टिवल्स के टाइम पे, अभी दिवाली आ रहा है तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जैसे इंडिविजुअल डोनर्स, राइट। तो आप काफी हम्म सारा देखेंगे कि क्राउड फंडिंग कैंपेन भी अभी हो रहा है। तो आप फिर बाद में फंड रेजिंग प्लान में, आप महीने के 12 महीने में, ये महीने में, ये फलाना महीने में क्या करेंगे और कौन करेगा और कब तक करना है, तो हम आउटरीच किसको करेंगे, क्या करेंगे, टास्क कैसे तैयार करने हैं, ये पूरा फिर आपका एक नियोजन हो जाता है, एक प्लानिंग हो जाती है। तो ये मेन कंपोनेंट्स है स्ट्रेटेजी के। मैं पॉज करूंगी, कोई सवाल है, बिल्कुल। मैंने कहीं पे कुछ बोल दिया? हाँ। नहीं, सवाल हम जरूर लेंगे पर थोड़ा हम्म, आखिरी में लेंगे। पहले हम इस हाँ, फ्लो को बनाए रखते हैं और यही समझते हैं कि इस स्ट्रेटेजी, ये आपने कंपोनेंट की बात की। अब अगर हम बात करें कि कोई संस्था अगर अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बैठ रही है और इन जरूरी एलिमेंट्स का ध्यान में रखा हुआ है, कि जो चीजें आपने बताई कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अब उसको बनाते टाइम पे और कुछ है जो आपको लगता है कि अक्सर छूट जाता है, इसे कवर अप हम्म, होना बहुत जरूरी है, और इसी के साथ ही कि कहाँ पे आपको लगता है कि गैप रह जाता है, कहाँ पे लगता है कि कुछ गलतियां हैं जो अक्सर हम स्ट्रेटेजी बनाने के दौरान में कर बैठते हैं, हम हम्म, नहीं जानते हैं उसके बारे में पर फिर भी वो हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल भी है। तो एक चीज है कि इसमें एक्चुअली 4-5 पॉइंट्स हैं। जी तो सबसे पहले तो देखिए, फंड रेजिंग के टास्क से ना फाउंडर कभी हट नहीं सकता, ठीक है। जो फाउंडर या लीडर जो भी है, सीईओ हो या फाउंडर हो,
लेकिन प्लानिंग में आप इंटरनली चीजें और डेलीगेट कर सकते हैं, राइट? और बहुत सारे टास्क वैसे इंटरनली आप शेयर कर सकते हैं, राइट? तो बहुत लोग टीम्स को इन्वॉल्व करते होंगे, लेकिन एक काफी वो जो बर्डन होता है ना, वो हमेशा वो एक या दो इंसान लेके चलते रहते हैं, वो ऐसा जरूरी नहीं है करना। हाँ, ये सच बात है कि आप नहीं हट सकते उससे, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनाएंगे, अगर कि हम किस डोनर से क्या बात हुई, 4 साल पहले बात हुई, क्या बात हुई, उन्होंने हमें क्यों मना किया था, ये सारी चीजें लोग डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिलेशनशिप्स एक इंसान के साथ रह जाता है, और वो उसको तोड़ना जरूरी है, राइट? एक मैं यहाँ पर एग्जांपल भी शेयर करूंगी कि जब हम ये फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी हम यूजुअली टीम के साथ करवाते हैं। हम फाउंडर को बोलते हैं कि आप 2-3 और लोगों को लेकर आओ जो आपको एक्टिवली मदद करते हैं, प्रपोजल राइटिंग हो या डोनर ढूंढने में, जो भी हो। जब ये सारी चीजें कर कर लेते हैं, एक हमारी संस्था है, तो वो वहां पर उन्होंने देखा कि वो कम्युनिटी के काफी सारे मेंबर्स उसमें बोर्ड में भी हैं, तो उन्होंने ये बताया कि फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी, देखिए डॉक्यूमेंट जैसा भी हो, सुंदर डॉक्यूमेंट तो हम बना ही देते हैं, ठीक है, बन जाता है, ठीक है, लेकिन वो कह रही थी कि सब में ना एक अलग ऊर्जा आ गई है, सब लोग आइडिया देने लग गए हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, इवेंट हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हम इनसे बात करें क्या। हाँ। ऐसी चीजें जो है ना, ये जरूरी है। हम्म। फिर क्या है, जो बर्डन लगता है ना फंड रेजिंग का, क्योंकि पैसों का मामला है, ऑफ कोर्स थोड़ा बर्डन तो रहता है, बट ये थोड़ा शेयर कर सकते हैं। तो ये एक मतलब पहला पॉइंट है, और इसी से जुड़ा हुआ कि हम अक्सर बोर्ड को भूल जाते हैं इसमें। फंड रेजिंग में बोर्ड मेंबर्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, और होता भी है। तो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बोर्ड एक्टिव हैं और स्ट्रांग है, वो फंड रेजिंग में लीड जनरेशन में बहुत सारा मदद करते हैं। देखिए, कन्वर्जन का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही रहेगा, राइट? लेकिन बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स को आप बोल सकते हैं कि यही है आपका रोल, कि हमको आप और लोगों से जोड़िए, हमारे एम्बेसडर बने, हमारे कॉज के बारे में बात कीजिए, तभी और लोग जुड़ेंगे। तो बोर्ड का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करवाना या कराना बहुत जरूरी है। अगर आपका लीगल बोर्ड बहुत एक्टिव नहीं हो पा रहा है कोई कारण से, तो आप एडवाइजरी रोल में भी लोगों को देख सकते हैं, जो सिर्फ आपको नेटवर्किंग और फंड रेजिंग के हिसाब से आपकी मदद करें। तो इस चीज को मत भूलिए। अगेन, तो ये लोग हैं अवेलेबल हेल्प हम्म। करने के लिए, आप जरूर लीजिए। दूसरा है कि डोनर मिक्स, आप कोई भी एक टाइप के डोनर पे आप डिपेंड नहीं रह सकते। हम हम्म। सिर्फ एक डोनर नहीं, एक डोनर टाइप के ऊपर बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने बहुत सारी कैटेगरीज बताई थी, CSR, HNI, तो आप हर साल कोशिश कीजिए कि आप एक नए डोनर टाइप या एक नया डोनर आप लाइए, राइट? और इसी के साथ साथ मतलब क्लियर टारगेट्स होना चाहिए, सिर्फ फंड्स का नहीं, लेकिन जैसे आप कितने लोगों से आउटरीच करेंगे, क्या नया आप ट्राई करेंगे फंड रेजिंग में, ऐसी चीजें, ऐसे टारगेट्स भी सेट करना जरूरी है, जो लोग थोड़ा सा अक्सर भूल जाते हैं। और लास्ट पॉइंट रहेगा कि सॉरी, डोनर मिक्स में ये भी कि लोकल बिजनेसेस और लोकल फैमिली फाउंडेशंस और रिटेल गिविंग, ये चीजों को आप बिल्कुल मत भूलिए। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और सबसे ज्यादा डोनेशंस अभी भी यहीं से आता है। ओवरऑल जब हम देखते हैं, काफी सारे रिपोर्ट्स भी ये बताते हैं, आप पढ़ सकते हाँ। हैं। तो ये एक है। और आपके मतलब आपके स्ट्रेटेजी में जब आप बना रहे हैं, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग और कैसे हो, राइट? जैसे रिलेशनशिप बेस्ड फंड रेजिंग एक कॉन्सेप्ट है, उसको जरूर देखना चाहिए, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक दो लोग या सिर्फ फाउंडर ही नहीं रिलेशंस बनाए, और भी लोगों को आप इंट्रोड्यूस करते रहें, है ना? इससे इंटरनल टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जब आपको डोनर के सामने जाके प्रेजेंट करना है, राइट? जो एग्जिस्टिंग डोनर्स है उनको एंगेज भी करना है, और नए डोनर्स को लाना है, दोनों हाँ। चीजें साइमल्टेनियसली करनी है, और दोनों उतनी ही जरूरी है, राइट? बिल्कुल। और इसमें डेफिनेटली एग्जिस्टिंग डोनर्स में एंगेज करने के लिए हमें और टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करते रहना चाहिए। तो बस वो एक दो लोगों के साथ या सिर्फ ऊपर के हायरार्की में ना अटक जाए, ना। ये चीज बिल्कुल। एक ध्यान रखना चाहिए। और हम डॉक्यूमेंटेशन पर हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि ये हम्म। सारी चीजें बस आपके आपके प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, और आपका माइंड थोड़ा सा फ्री हो जाए ना, और भी बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो बिल्कुल। एटलीस्ट आप ये टेंशन मत लीजिए कि अरे किसको मैसेज करना था, क्या करना था, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आप डॉक्यूमेंट कीजिए, तो हम डोनर पाइपलाइन इसको बोलते हैं, तो वो जरूर करें, तो उससे काफी मदद मिल जाती है। हाँ, तो ये हाँ। मुझे लगता है ये जो आपने आखिरी एक यूनिक आइडिया दिया कि डोनर पाइपलाइन, जो आपने हम्म। शब्द का इस्तेमाल किया, शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब बिल्कुल। आप स्ट्रेटेजी के
बारे में सोच रहे हैं। आपने इसके पहले भी बात की कि डोनर को समझना भी जरूरी है, तो मुझे लगता है ये जो डोनर पाइपलाइन की बात है, इसमें हम ये सारे एलिमेंट्स और ये सारी समझ वहां पर हम प्लग इन कर सकते हैं, और जब भी हम फंड बिल्कुल रेज की कोशिश करेंगे या किसी को रीच करेंगे तो हमें ये मददगार होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट एक हमारी जो संस्था है जो मणिपुर बेस्ड है और वो काफी पुरानी है, 1997 से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करती है एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड्स में। तो उन्होंने जब फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी किया तो उन्हें भी रियलाइज हुआ कि अरे तो बहुत सारी चीजें करने के लिए, और उसके बाद डोनर पाइपलाइन उन्होंने साथ साथ में बनाया स्ट्रेटेजी के। तो डोनर पाइपलाइन एसेंशियली ऐसा है कि आप किन किन को अप्रोच कर सकते हैं और किन से कितना कन्फर्मेशन है। तो आपको पाइपलाइन की वैल्यू भी देखनी होती है, तो आपके जो गोल्स सेटिंग किया है ना, और सॉरी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गई, ये सारी चीजों में स्टेप्स में भी आपका बजट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सॉरी मैं कंप्लीटली भूल गई। तो हाँ। आपका जो बजट है, हम फंडरेजिंग गोल्स की बात कर रहे थे, तो आप बजटिंग करते वक्त बहुत ध्यान से बारीकी से हर छोटी चीज आप डालिए उसमें। जो चीजें जैसे बहुत सारी संस्थाएं बहुत पैशनेटली लोग काम करते हैं तो वो अक्सर फाउंडर सैलरी वगैरह नहीं लेते हैं, राइट? तो हम्म। लेकिन आप उसको जोड़िए, क्योंकि अगर आप आगे जाके किसी को हैंड ओवर करेंगे इस काम को तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको आप सैलरी देंगे, तो सैलरी हम जरूर कहते हैं कि आप अभी नहीं ले रहे लेकिन आप उसको सोचिए। और जैसे कोई रेंट पे आपको फ्री में दे रहा है, कोई जगह पर आपका ऑफिस है लेकिन आपको जी। रेंट नहीं देना पड़ रहा है, तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा हमेशा। तो बजटिंग आप जरूर अच्छे से कीजिए, इसको ट्रू कॉस्ट बजटिंग भी बोलते हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। आर्य और ब्रिजस्पैन इनका ऑनलाइन हैंडबुक भी है, रिसेंटली निकला था। तो डोनर पाइपलाइन भी बहुत जरूरी हो जाए। तो जो मैं संस्था की बात कर रही थी, उन्होंने इतने अच्छे से प्रक्रिया किया, उनको बहुत सारे आइडियाज भी निकल कर आए और उन्होंने फिर अपने बोर्ड से अप्रूवल भी लिया पूरे स्ट्रेटेजी का। और उन्होंने कभी भी इसको ऐसे पूरी एक जगह पर करके नहीं रखा था, और हम्म। उन्होंने जब स्वॉट किया तब उनको रियलाइज हुआ कि अरे बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं और हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी अच्छा। एक चीज है, तो जरूर इसका एक आप रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज की तरह आप देखिए इसको। तो ये कुछ चीजें हैं। मुझे एक सवाल दिख रहा है चैट हाँ, में, तो बिल्कुल। एक हाँ। सवाल आया है, हमारे एक दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि जो छोटी संस्थाएं हैं हम्म, वो कैसे अपने लिए डोनर की तलाश कर सकते हैं। हम्म, तो बिल्कुल। ये एक बहुत मतलब बड़ा सवाल है, और मैं पहले से इंद्रेश जी को बोलना चाहूंगी कि सॉरी, आपको शायद सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा हमसे, क्योंकि इसका कोई सीधा सोल्यूशन है ही नहीं जी। अनफॉर्चुनेटली। तो सभी लोग यही जो पाइपलाइन बनाते हैं हम्म। उसी में लगे रहते हैं, और आपको पहले तय करना है कि आपको किस प्रकार के डोनर, और सब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। लेकिन हाँ। हम ये कहेंगे कि और हम क्योंकि प्राइमरीली छोटी संस्थाओं के साथ ही काम करते हैं, हमने ये देखा है कि इंडिविजुअल डोनर्स एक्चुअली बहुत काम आते हैं। और आपको लोकल बिजनेसेस, लोकल फैमिली फाउंडेशंस, मैं बार बार यही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो शायद पैसे ना दे लेकिन आपके कोई इवेंट के लिए इन काइंड मटेरियल दे दे, मटेरियल राइट? देते हैं, बिल्कुल। हाँ, वो भी जैसे एक तरह की अगर मदद है, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको अलग-अलग तरीके के सोचने की, लोग हमसे अलग-अलग कैसे जुड़ सकते हैं, जी। राइट? और दूसरा है कि यस, आपको नेटवर्क बढ़ानी ही है, तो आपको अलग-अलग जगह पर जाना है। बहुत सारी इवेंट्स नहीं अटेंड करनी है, लेकिन आपको डोनर रिसर्च भी करना है। जो आप काम कर रहे हो, जिस एरिया में काम कर रहे हैं, उसमें और कौन-सी संस्थाएँ काम कर रही हैं, उनको कौन फंड कर रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि उनके पास आप जाइए, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के लोग किस तरह का फंडिंग कर रहे हैं, राइट? तो हम ये डोनर रिसर्च का पार्ट भी करते हैं कि हम थोड़े से और सिमिलर, मतलब जो हमारे जैसे और संस्थाएं हैं उनको कौन फंड कर रहा है वो भी देखना होता है। और अक्सर ये भी होता है कि जैसे कुछ कुछ इंस्टीट्यूशनल फंडिंग खास करके वो एक लिमिटेड समय तक करते हैं, वो 5 साल हो, 10 साल हो या 3 साल हो, उसके बाद वो शिफ्ट करते हैं। तो हो सकता है कि वो आपके कॉज को भी फंड करना चाहें, तो हम्म। आपको वो मैच देखना पड़ता है उसको। हम मतलब डोनर का क्या मैंडेट है, उनके भी कुछ चीजें होती है ना, सिर्फ हम एक बिल्कुल। कॉज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डोनर्स भी जो हैं वो भी अपना एजेंडा और एक उनका भी एक विजन मिशन होता है। तो राइट। आपको वो देखकर भी आप मैच कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि आप इंडिविजुअल डोनर्स, छोटे छोटे इवेंट्स आप कर सकते हैं, जिससे सिर्फ फंड्स के लिए नहीं, आप ऐसे सोचिए कि आप आपके कॉज के अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल। आप उसमें करिए और उसके बाद लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दीजिए आपके साथ जुड़ने का। हम्म। और फंड रेजिंग, हम लोग हमेशा ये कहते हैं वर्कशॉप में, वो ना थोड़ा सा गार्डनिंग की तरह होता है।
आज बीज बोएंगे, हमें नहीं पता कि वो अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, और बहुत सारे मतलब वीड्स भी जमा हो जाते हैं, उनको भी निकालना होता है, और बहुत सारी चीजें 3 साल 4 साल के बाद भी कन्वर्ट होते हैं लोग एज डोनर्स, है ना, कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो बाद में जाके डोनर्स हो। तो अगर जी। कोई किसी डोनर ने आपको अगर आज मना किया है तो वो सिर्फ आज मना किया है, उन्होंने आपको मना नहीं किया, आपको डोनेशन देने से हमेशा के लिए मना नहीं किया। ये एक थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज का ही बात है। बट यस। बट बिल्कुल, आपने, मुझे लगता है ये जो आखिरी लाइन कही और ये पूरी जो स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात कर रहे थे, ये उसका सार है कि उम्मीद नहीं छोड़नी है। ये हम्म। एक ऐसा बगीचा है जिसमें शायद हम आज बीज बोते हैं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सींचेंगे, थोड़ा खाद पानी देंगे और ये एक ना एक दिन फल जरूर देगा। और जो एटीट्यूड बदलने की बात कही, शायद ये सबसे अहम है, क्योंकि ये एक मानवीय दृष्टिकोण भी होता है कि शायद हमें किसी ने मना कर दिया है तो हम दोबारा उनके पास नहीं जाते हैं, या हम्म। किसी वजह हम्म। से हम एक बायस हो जाते हैं कि शायद उन्होंने मना किया भी, हमसे दोबारा कनेक्ट भी नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो अपने आप से अजम्पशन वाली चीजें हैं, उनसे भी बचने की, मुझे लगता है कि हमें जो जिस चर्चा में निकल के आया वो बचने की जरूरत है। तो बिल्कुल। बहुत सारी बातें आपने बताई और ये सारी बहुत काम की हैं, और बहुत अच्छी बात है वैशाली की, आपने बिल्कुल एकदम पॉइंट में बताई हैं, जो जिन्हें एकदम जहन में अगर हम रिपोर्ट बनाते समय या फंडर से बात करने के दौरान याद रखें, तो ये एक बढ़िया तरीका हो सकता है अच्छे रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। सबसे पहले तो वैशाली आपका। और आज की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन हम अपने साथियों से यही कहना चाहते हैं कि फंड रेजिंग के विषय पर हमारा चौपाल सीजन अभी भी जारी है, और कल शाम 5 बजे हम एक बार फिर लाइव होंगे और एक नए एलिमेंट और एक नए विषय को समझेंगे और जानेंगे कि डोनर क्या और कैसे सोचते हैं। इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे एक नए विशेषज्ञ के साथ में। फिलहाल के लिए वैशाली, थैंक यू सो मच, और सभी दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आइडिया रिद्धि को, और जूही आपको भी। और थैंक हाँ, ऑल द बेस्ट आपके आगे के सत्र के लिए। थैंक यू। शुक्रिया वैशाली। और सॉरी, बस एक चीज जी थी, जी लोग बिल्कुल। क्वेश्चन में पूछ भी रहे थे कि और रिसोर्सेज वेब पेजेस, तो मैंने कमेंट में कोशिश की है, लेकिन आत्मा में हम हर महीने एक फ्री वेबिनार रखते हैं, जो सत्र की तरह ही होता है, तो आप जरूर उसमें आइए। काफी बार हम फंड रेजिंग पर करते हैं, बहुत अलग अलग जी इंसाइट निकल कर आते हैं, तो प्लीज उसमें आप जुड़ सकते हैं। और एक और डेटाबेस का लिंक है, इंटरमीडियरी डेटाबेस, अगर आपको अगर प्रपोजल राइटिंग में किसी की मदद चाहिए या और भी ऐसे चीजें हैं, तो आप ऑफ कोर्स यूट्यूब पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी को हायर भी करना है या इनके साथ काम करना है, तो वो एक वेरीफाइड लिस्ट है, डेटाबेस है जो हमने तैयार किया है। जी उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, मे बी आप जब इसको यूट्यूब पे डालेंगे तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये लिंक्स ऐड कर बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। वैशाली, थैंक यू सो मच, ये तो बहुत बड़ी मदद होगी, हम इसे अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करेंगे, तो जो भी साथी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं जिनके भी सवाल आ रहे हैं वो काफी हद तक यहाँ से सुलझ जाएंगे। शुक्रिया वैशाली, थैंक शुक्रिया यू सो दोस्तों, नमस्कार। मच। बाय बाय। बाय।